जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का जो नेक्स्ट लॉ है उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लॉ जो है आपका लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इजी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि चीज़ें एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होती हैं। डेफिनेशन से ज़्यादा आप एग्जांपल से चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें एक एग्जांपल, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन एलिमेंट कंबाइन विथ When a compound is formed by the combination of an element, the element always combined in fixed ratio of their masses. ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। When a compound is formed by the combination of element, when a compound is formed by the combination of an element, when a compound is formed by the combination of an element, the element always combined, the element always combined, the element always combined in fixed ratio of their masses. When a compound is formed by the combination of an element, the element always combined in fixed ratio of their masses. जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। N2 plus 3H2 gives 2NH3. When a compound is formed by the combination of element, the compound of ammonia is formed by the combination of N2 plus 3H2. तो अगर हम लोग मास की, अगर N2 की मास की बात करें तो 28 ग्राम ऑफ N2 और 6 ग्राम ऑफ H2, एंड मास ऑफ नाइट्रोजन 14 एंड मास ऑफ हाइड्रोजन 3, 14:3 ग्राम। अगर रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रेशियो आ जाएगा 14:3, और इसका भी प्रोडक्ट का भी जो एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो आ जाएगा 14:3। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट का मासेस का रेशियो होता है वो हमेशा ही फिक्स्ड होता है फ्रॉम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट का मासेस का जो रेशियो होता है वो आप हमेशा ही फिक्स्ड होता है। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बहुत ही इजी है, आप किसी भी एग्जांपल में और भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। बाकी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का नेक्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आप लोग नोट कर लिए हो तो इसे हम लोग साफ करें। तो थर्ड लॉ जो है आपका लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? तो ये भी इजी है, बहुत ही इजी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है। तो व्हेन एन एलिमेंट combined with two different element, when an element combined with two different
element, when an element combined with two different element to form two different product, to form two different product, the masses of the same element, the masses of the same element, the masses of the same element will always be in simple ratio। डिफिनेशन बहुत लंबा है, लेकिन आप एग्जांपल से समझेंगे तो काफ़ी इजी है ये। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ डेफिनेटली मल्टीपल कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, सेम एज इट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बहुत ही इजी है और इजीली आप समझ भी पाएंगे एग्जाम्पल से। तो अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। डेफिनेशन आपने लिखा है, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंड विथ टू डिफरेंट एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंड विथ टू डिफरेंट एलिमेंट, तो कोई एलिमेंट है जो दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो रहा है। N2 plus O2 gives 2NO, N2 plus 3H2 gives 2NH3। When an element combined with two different element to form two different product, then masses of the same element will always be in simple ratio। कोई एक एलिमेंट है जो दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो रहा है और दो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो सेम एलिमेंट का मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा ही सिंपल रेशियो होगा। जैसे इसके इस नाइट्रोजन का मास हम लोग ले लें W1, इस नाइट्रोजन का मास हम लोग ले लें W2, तो रेशियो ऑफ देयर मासेस तो W1/W2 की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 28/28 यानी कि 1:1। तो सेम एलिमेंट का मासेस का रेशियो जो होता है वो हमेशा ही सिंपल रेशियो होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, जब भी कोई एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर दो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो सेम एलिमेंट का मासेस का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही सिंपल रेशियो होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो बोल सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है। और भी हम लोग इस पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखें कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि कभी कोई एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर दो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो सेम एलिमेंट का मासेस का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही सिंपल रेशियो या सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो लॉ है आपका वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट और लास्ट लॉ है। आपके सिलेबस के हिसाब से ये 4 लॉज आपको पढ़ने हैं, जिसमें से 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गैल-ल्यूसेक लॉ। गैल-ल्यूसेक लॉ तो गैल-ल्यूसेक लॉ भी काफ़ी इजी है और इजीली आप समझ भी पाएंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर ले रहे हैं गैल-ल्यूसेक लॉ का। तो गैल-ल्यूसेक लॉ का जो डेफिनेशन है, whenever gases combined or react, whenever gases combined or react, whenever gases combined or react, they always combined in simple ratio, they always combined in simple ratio of their volume, सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो जब भी कोई गैसेस कंबाइंड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो हमेशा सिंपल रेशियो या सिंपल होल नंबर रेशियो। तो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। N2 plus 3H2 gives
2NH3. तो फ्रॉम स्टोइकोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन 1 वॉल्यूम ऑफ N2 plus 3 volume of H2 gives 2 volume of NH3. तो अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो देखें तो हमेशा ये सिंपल रेशियो आपको मिलेगा। तो ये आपका गैल्यूसेक लॉ है कि एलिमेंट के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, गैसियस एलिमेंट का वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो हमेशा ही सिंपल रेशियो होता है। तो ये सारे चारों लॉज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और एक एक करके हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। अगर आपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से आपने ग्रिप कर लिया इस पे, तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं है। और आप लोग देखेंगे आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम होती है, उनको मोल कंसेप्ट समझ में आता ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ जुड़े मेरे साथ, आपको मोल कंसेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और नेक्स्ट जो आगे के फिजिकल्स के जो चैप्टर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल में चैप्टर्स हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, और नेक्स्ट जो आप 12th में जाएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सब में इस मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से और इसका एप्लीकेशंस काफ़ी है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक एक टॉपिक को, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप इजीली समझ पाएंगे मूल कंसेप्ट को और फिर आपको मूल कंसेप्ट से डर नहीं लगेगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें नीचे जाके, और एक एक करके हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं और कल से हम लोग और भी कुछ अच्छे टॉपिक्स के स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का।